बेटा देखो, आज की क्लास में अपना टारगेट है, समझना आज की क्लास में अपना टारगेट क्या है। आज की क्लास में अपना टारगेट है कि हम एलएलपी एक्ट के जो लेटेस्ट 3-4 अटेम्प्ट्स हैं, जो एलएलपी एक्ट के लेटेस्ट 3-4 अटेम्प्ट्स हैं, उसके आरटीपीस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और पास एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चन कर ले। कौन से एक्ट के क्वेश्चंस कर ले? ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। देखो, प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिस होती है। आज हम सोचेंगे हम बिना प्रैक्टिस करे जाएंगे, हम तो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, हमने तो एक्ट पढ़ लिया, हमसे तो हो जाएंगे क्वेश्चन। सर, एक्ट पढ़ के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा आंसर की प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले रिवीजन टेस्ट पेपर्स ओपन कर लेता हूं, और रिवीजन टेस्ट पेपर में जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहां पे 3 अटेम्प्ट्स के रिवीजन टेस्ट पेपर आपको बोर्ड पे नजर आएंगे। तो तीनों अटेम्प्ट के रिवीजन टेस्ट पेपर अपने करेंगे। सबसे पहले मे अटेम्प्ट का रिवीजन टेस्ट पेपर लॉ का खोलते हैं, और आईसीएनए लॉ के रिवीजन टेस्ट पेपर में क्या क्वेश्चंस हमें देके रखे हैं वो हम देखते हैं। कौन से एक्ट के क्वेश्चन करेंगे हम? अभी हम सिर्फ और सिर्फ एलएलपी एक्ट 2008 के क्वेश्चन करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन है एलएलपी एक्ट 2008 का। मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा, और साथ के साथ उसका आंसर भी आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। आती है बात समझ में? नहीं आती है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। और ऐसा सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस करा हुआ है जब मैंने आपको आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस कराए थे, और मेरी बुकलेट से मैंने आपको पास एग्जाम के क्वेश्चन कराए थे। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन सेम इन आईसीआई मॉड्यूल है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको आईसीआई मॉड्यूल में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। मोहित इज अ क्रेडिटर ऑफ एबीसी एलएलपी। अच्छा, एक चीज और बिगनिंग में बोल देता हूं, वैसे तो आपको पता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब हम करते हैं, वैसे तो आपको पता है, फिर भी एक बार फटाफट बोलने में कुछ नहीं जाता। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करने की एक अप्रोच होती है प्रोविजन, फैक्ट एंड एनालिसिस और कंक्लूजन। इसे मैं पीएफसी अप्रोच बोलता हूं। प्रोविजंस, फिर फैक्ट एंड एनालिसिस, और फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो इसी अप्रोच से ये वाला क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है। आती है बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहित इज अ क्रेडिटर ऑफ एबीसी एलएलपी, ही क्लेम्स 10 लाख रुपीज अगेंस्ट द एलएलपी। उसको एलएलपी से कितने रुपए लेने हैं? 10 लाख रुपए लेने। हाउएवर द असेट्स ऑफ एलएलपी आर वैल्यूड एट ओनली 7 लाख। मोहित को एलएलपी से 10 लाख रुपए लेने, जबकि एलएलपी के एसेट्स कितने के? सिर्फ 7 लाख के। यानी शॉर्टेज कितनी आ रही है? 3 लाख रुपए की आ रही है। नाउ मोहित सीक्स टू होल्ड द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी पर्सनली अकाउंटेबल फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ 3 लाख। अब मोहित ये 3 लाख रुपीस किससे लेना चाहता है? पार्टनर से लेना चाहता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, कैन मोहित डिमांड फॉर डेफिसिट फ्रॉम द पार्टनर्स? क्या मोहित पार्टनर से डेफिसिट डिमांड कर सकता है? तो आप बोलोगे नो, मोहित पार्टनर से डेफिसिट डिमांड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सुनिए, सबसे पहले तो आप बोलेंगे एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। आप पहले तो ये बोलेंगे कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और वो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। लॉ की आइज में एलएलपी अलग है, पार्टनर्स अलग है। दूसरा आप ये बात बोलेंगे, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड इन एलएलपी। आप बोलेंगे एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। फिर मेन बात आपको यहां पर आंसर लिखना, अगर आप अपने नोट्स में कौन सा सेक्शन निकालेंगे? सेक्शन नंबर 27। तो सेक्शन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि लायबिलिटी ऑफ एलएलपी इज सोनली लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। बोले जो एलएलपी की लायबिलिटी है वो सिर्फ एलएलपी की लायबिलिटी होती है। और फिर यही बात सेक्शन नंबर 28 में लिखी है। सेक्शन 28 में क्या लिखा है? सेक्शन 28 में लिखा है पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। बोले एलएलपी की लायबिलिटी के लिए, किसकी लायबिलिटी के लिए? एलएलपी की लायबिलिटी के लिए पार्टनर्स लायबल नहीं होते। किसकी लायबिलिटी के लिए? एलएलपी की लायबिलिटी के लिए पार्टनर्स लायबल नहीं होते। बोलो आया? ये पूरा आपने लिख दिया, ये पूरा आपने पेपर में लिख दिया। ये लिखने के बाद आप कंक्लूजन में यही लिखोगे, ये लिखने के बाद आप कंक्लूजन में यही लिखोगे
क्या लिखोगे कंक्लूजन? आप बोलोगे द क्रेडिटर्स ऑफ एबीसी एलएलपी आर क्रेडिटर्स ऑफ एबीसी एलएलपी अलोन। बोले एलएलपी के क्रेडिटर्स सिर्फ एलएलपी के क्रेडिटर्स हैं। पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल टुवर्ड्स क्रेडिटर्स। पार्टनर्स को क्रेडिटर्स के प्रति पर्सनली लायबल ठहराया नहीं जा सकता। बोलो आया कि नहीं आया? कर लोगे ये क्वेश्चन? ये इस क्वेश्चन का आंसर अपने को लिखना है। प्रोविजंस के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है, फैक्ट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है, और कंक्लूजन के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है। प्रोविजंस में एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट समझाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि एलएलपी अपने पार्टनर से सेपरेट होती है। फिर हमको बताना पड़ेगा कि एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। उसके बाद हमें सेक्शन 27 समझाना है, हमें सेक्शन नंबर 28 समझाना है, और सेक्शन नंबर 27 और 28 दोनों समझाने के बाद फिर हमें कंक्लूजन में ये लिखना है द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी आर क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन एंड पार्टनर्स आर नॉट लायबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड। आ गया ये वाला क्वेश्चन, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए अपने पास, और आरटीपी के अंदर ये आप सोल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं। आप आरटीपी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तीनों अटेम्प्ट की आरटीपी चाहे लॉ की, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस प्रिंट आउट पे ये लिख लीजिए, उस प्रिंट आउट पे लिख लीजिए, हैबिट बनाइए। और प्रिंट आउट नहीं निकालते कोई बात नहीं है, डाउनलोड में करके रखिए, और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जब ये वाला आंसर हम पेपर में लिख कर आएंगे। क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? आ रही है, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगली आरटीपी करेंगे। अब अगली आरटीपी कौन से अटेम्प्ट की आती है? अगली आरटीपी आती है सितंबर 2024 अटेम्प्ट की। सितंबर 2024 अटेम्प्ट की आरटीपी ये मैं आपको करा रहा हूं। सितंबर 2024 अटेम्प्ट की आरटीपी मैं आपको करा रहा हूं, और इसका भी आपको क्वेश्चन नंबर निकालना है 17। कौन सा क्वेश्चन नंबर निकालना है? 17। चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एलएलपी एक्ट का एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सितंबर 2024 की आरटीपी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। XYZ LLP was registered under LLP Act 2008 with a name, वो एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड है with a name that was later found to be identical to an existing company's name XYZ OPC Private Limited। LLP का नाम किसी दूसरी LLP से क्या हो गया है? आइडेंटिकल हो गया है। सेक्शन हमने पढ़ा है 1515। सेक्शन 15 बोलता है LLP का नेम किसी दूसरी LLP से, किसी दूसरी कंपनी से और किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म से आइडेंटिकल नहीं, किसी LLP से, किसी कंपनी से और किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल नहीं हो सकता। अच्छी बात है। दिस सिमिलैरिटी वॉज नॉट नोटिस्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस पे ध्यान दिया नहीं। अब वो बोल रहा है एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ LLP Act 2008 in respect of the following. Explain the provisions of LLP Act 2008 in respect of following. When the name of LLP is identical, formalities with the registrar of companies after name change of LLP। कुल मिला के यहां पर आपको पूरा सेक्शन 17 समझाना होगा ऑफ LLP Act 2008। क्या क्या बातें लिखोगे? सबसे पहली बात ये लिखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट LLP को डायरेक्शन देगी नेम चेंज करने का। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन आने के 3 महीने में LLP को अपना नाम चेंज करना है। कितना टाइम में चेंज करना है नेम? सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन आने के 3 महीने में। फिर आपको लिखना है कि जब LLP का नेम चेंज हो जाएगा तो LLP को रजिस्ट्रार को कितने दिन में? नेम चेंज करने के 15 दिन में इंटीमेशन देना है। नेम चेंज करने के 15 दिन में इंटीमेशन देना है कि हमने नेम को क्या कर लिया है?
चेंज कर लिया है। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, नेसेसरी चेंजेस कर देगा। किसमें नेसेसरी चेंजेस कर देगा, अपने रिकॉर्ड्स में, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो उसने एलएलपी को दिया हुआ है। क्लियर है। और फिर एक पॉइंट और लिख सकते हो एक्स्ट्रा में कि अगर सीजी के डायरेक्शन से एलएलपी ने कंप्लायंस नहीं किया तो सीजी खुद अलॉट कर देगी एक न्यू नेम एलएलपी को। ये सारे प्रोविजन सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अगर आप क्या कर देते हो, एक्सप्लेन कर देते हो, तो यहां पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बताइए आती है बात, समझ में नहीं आती? ठीक है। तो इसमें दो बातें हमसे पूछी हैं कि एलएलपी का नेम आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा, तो सीजी डायरेक्शन देगी नाम बदलने का। कौन डायरेक्शन देगी, सीजी डायरेक्शन देगी नाम बदलने का। और दूसरी चीज यहां पर यह पूछी है कि आरओसी से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज क्या है, तो आरओसी से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज यही है कि आपको आरओसी को यह बात इंफॉर्म करनी पड़ती है कि हमने नेम चेंज किया है 15 दिन में, और फिर आरओसी नेसेसरी रिकॉर्ड्स में और सर्टिफिकेट में चेंजेस करती है। तो सेक्शन 16 यहां पर आएगा, देखा जाए सेक्शन 17 यहां पर आएगा, और सेक्शन 17 में बहुत ज्यादा प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन में इस क्वेश्चन में नीट पढ़ने नहीं वाली। अप टू द पॉइंट सेक्शन 17 समझा के आइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला। देखो अभी हमने मई 2024 की आरटीपी डिस्कस कर ली, हमने सितंबर 2024 की आरटीपी डिस्कस कर ली। अब हम आरटीपी डिस्कस करेंगे एलएलपी एक्ट के रिगार्ड में जनवरी 2025 अटेम्प्ट की। कौन से अटेम्प्ट की, जनवरी 2025 अटेम्प्ट की। आइए जनवरी 2025 अटेम्प्ट में निकालते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 25 का है। किसका है, सेक्शन नंबर 25 का है। मेरे को क्वेश्चन पता है, आपको भी बता रहा हूं सेक्शन 25 का है। अगर आप अपने नोट्स में सेक्शन नंबर 25 देखते हैं या इसे मॉड्यूल में देखते हैं या जो भी बुक से आप पढ़ रहे हैं वहां पे जाके सेक्शन नंबर 25 देखते हैं, तो वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस विद रजिस्ट्रार का। वो क्या बोलता है कि अगर किसी भी पार्टनर ने अपना नेम चेंज किया या एड्रेस चेंज किया तो उसको 15 डेज में एलएलपी को नोटिस देना है। फिर बोलता है कि अगर एलएलपी में कोई नया पार्टनर आया, एलएलपी में कोई पर्सन सीज टू बी पार्टनर हो गया, या एलएलपी के पार्टनर का नेम या एड्रेस चेंज हुआ, तो इवेंट होने के 30 डेज में एलएलपी को नोटिस देना है रजिस्ट्रार को। याद है, इस तरह का एक सेक्शन था, उसका ये क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, आइए पढ़ना। अमित एंड प्रिया आर पार्टनर्स इन XYZ एलएलपी। एक एलएलपी में दो पार्टनर है, अमित और प्रिया। अ कंसल्टिंग फर्म रिसेंटली प्रिया अपना एड्रेस चेंज करिए, मूव टू अ न्यू एड्रेस, बट उसने एलएलपी को नहीं बताया। फॉरगॉट टू नोटिफाई द एलएलपी। अब याद करो, अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हम लोग करते थे तो पेनल्टी लगती थी। अगर पार्टनर ने अपना नेम या एड्रेस चेंज किया बट एलएलपी को नहीं बताया तो पेनल्टी लगती थी। पेनल्टी याद है कितने रुपए की थी, 10,000 रुपए की पेनल्टी थी। कितने की, 10,000 रुपए की पेनल्टी थी। वो ठीक है, अभी अपन सेक्शन पढ़ते हैं, देखिए पूछा से। A month later, Amit's cousin Ramesh expressed interest in joining XYZ LLP as a partner, and after a few discussion, he was accepted as a new partner. मतलब LLP में एक नया पार्टनर आ रहा है। तो अगर LLP में नया पार्टनर आता था तो नया पार्टनर आने के 30 डेज में हमको ये इन्फॉर्म करना होता था कि नया पार्टनर आया है। अगर LLP में नया पार्टनर आता था तो नया पार्टनर आने के 30 डेज में हमें इन्फॉर्म करना होता था कि LLP में नया पार्टनर आया है। ठीक है। However, XYZ ने भी गड़बड़ कर दी। XYZ LLP did not immediately update the रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग, ना तो एड्रेस चेंज के बारे में बताया, ना रमेश एडमिशन एज अ पार्टनर बताया। अब वो ये चीज रजिस्ट्रार को 2 महीने के बाद बता रहे हैं। ये चीज वो रजिस्ट्रार को 2 महीने के बाद बता रहे हैं। कितने महीने बाद बता रहे हैं, 2 महीने के बाद। वो बोल रहा है 2 months आफ्टर रमेश ज्वाइन। रमेश ने जब ज्वाइन कर लिया था उसके 2 महीने के बाद एलएलपी फाइल्ड अ नोटिस विद आरओसी अबाउट दीज चेंजेस। मतलब आपको वैसे याद करो चेंजेस कितने दिन में बताने होते थे, 30 डेज में,
और अभी हम बता रहे हैं 2 months में। एडवाइज द LLP अबाउट द डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ LLP about non-compliance in respect to not informing the ROC about Priya's address change, Ramesh admission as a partner। बस यही क्वेश्चन है। अब हमको LLP को ये बताना है कि कहां पर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है कि हमें ये बताना है LLP को कि कहां पे कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। तो आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा सेक्शन 25 ऑफ LLP एक्ट 2008। आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा? सेक्शन 25 एक्सप्लेन करना होगा ऑफ LLP एक्ट 2008। इसमें आपको सबसे पहले क्या बताना होगा? सबसे पहले आपको क्या बताना होगा? प्रिया ने क्या कॉन्ट्रावेंशन किया है। आप बोलेंगे प्रिया should have informed LLP within 15 days of change। पर उसने तो इन्फॉर्म किया नहीं, तो आप बोलेंगे एस प्रिया डिड नॉट इन्फॉर्म LLP within 15 days, comma, she is liable for penalty of rupees 10,000। समझ गए? सेम आंसर LLP के लिए आएगा। LLP को रजिस्ट्रार को कितने दिन में बताना होता है? पार्टनर का एड्रेस चेंज होने से 30 डेज में एड्रेस चेंज बताना है, और न्यू पार्टनर आने से 30 डेज में न्यू पार्टनर के आने के बारे में बताना है। तो आप बोलोगे XYZ LLP should have informed registrar of companies कितने दिन में? Within 30 days। ठीक है। XYZ LLP and its partners, कौन से पार्टनर्स थे? Designated partners, and its designated partners shall be liable for, again penalty तो सेम है, liable for penalty of rupees 10,000। तो ये तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। और मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं, अगर क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट का कंक्लूजन अलग अलग बताइए, क्योंकि पेपर के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप कंक्लूजन अलग अलग नहीं बताएंगे तो स्टेप मार्किंग के जो हमें मार्क्स मिलने चाहिए वो मार्क्स हम क्या कर जाएंगे? लूज आउट कर जाएंगे। आती है बात समझ में? नहीं आती जल्दी से बोलिए यस और नो। सबको क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन आया प्रोविजंस के अंदर, सेक्शन 25 एक्सप्लेन हो जाएगा, और फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है मैंने आपको समझा दिया। प्रोविजन के अंदर कौन सा सेक्शन एक्सप्लेन करोगे? सेक्शन नंबर 25। फिर कंक्लूजन क्या लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए। सबको क्लियर है कि सबको नहीं क्लियर है? तो कितने अटेम्प्ट के आरटीपी हमने करे? 3 अटेम्प्ट के आरटीपी हमने करे, मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25। अब क्या कराओगे सर? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अब मैं आपको पास एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा। किसके कराऊंगा? पास एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा कि भाई LLP एक्ट में पास एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले मई 24 का पेपर देखेंगे। कौन से अटेम्प्ट का पेपर देखेंगे? सबसे पहले मई 24 अटेम्प्ट का पेपर देखेंगे। निकाले मई 24 अटेम्प्ट का पेपर, बहुत बढ़िया। चलिए अब पास एग्जाम के पेपर्स हम लोग ओपन करते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर तो हमने कर लिए, अब हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट के निकाल लिए। जनवरी 25 का पेपर अवेलेबल है ICAI का, सितंबर 24 का अवेलेबल है। लेटेस्ट अटेम्प्ट के पेपर्स में हम लोग का फोकस है। हम लोग फोकस सिर्फ किस पे कर रहे हैं? जो लेटेस्ट अटेम्प्ट के पेपर्स हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यू सिलेबस आपका आया उस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो अभी न्यू सिलेबस के अंदर मैं सबसे पहले मई 2024 का कॉर्पोरेट लॉ का पेपर उठा रहा हूं। हम मई 24 भी करेंगे, सितंबर 24 भी करेंगे
और जनवरी 25 भी करेंगे। आती है बात समझ में? नहीं आती है? आइए, ये तो पेपर के पूरे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो एग्जामिनर हमें बोलता है कि भाई आपको ये फॉलो करके क्वेश्चंस को आंसर करना है। हम क्वेश्चन निकालते हैं कि भाई एलएलपी एक्ट के कौन से क्वेश्चन इस अटेम्प्ट के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आपको निकालना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। एलएलपी एक्ट के सेक्शन 6 का क्वेश्चन है। एलएलपी एक्ट के सेक्शन 6 का क्वेश्चन है। पेपर कौन से अटेम्प्ट का कर रहे हैं पहले बताओ? May 24 अटेम्प्ट का पेपर कर रहे हैं। कौन से अटेम्प्ट का पेपर कर रहे हैं? May 24 अटेम्प्ट का पेपर कर रहे हैं। ओपन करते हैं May 24 अटेम्प्ट का पेपर, और क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कर रहे हैं। बेसिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया था May 2024 अटेम्प्ट। May 2024 अटेम्प्ट। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी जेपर्डाइज द स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। पार्टनर्स के अंदर डिस्प्यूट आ गई जिससे बिजनेस में स्टेबिलिटी में दिक्कत आ गई, मतलब बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा होगा, लड़ाई हो रही होगी। जेपर्डाइज होना मतलब ठीक से ना चलना। आउट ऑफ 2 पार्टनर्स 1 ड्यू टू अ क्वारल लेफ्ट द एलएलपी। अब एलएलपी में 2 पार्टनर ही थे, एक चला गया। अब 2 तो पार्टनर ही थे, 2 में से एक पार्टनर चला गया, तो 2 में से एक पार्टनर चला गया तो नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी आर रिड्यूस बिलो 2, यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम हो गया। द अदर पार्टनर अलोन कंटिन्यूड द बिजनेस ऑफ एलएलपी। अब जो सिर्फ एक पार्टनर बचा था वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। यू आर बीइंग एक्सपर्ट इन लॉ is requested to explain the provisions governing LLP being operated by a single partner। LLP को सिंगल पार्टनर से चलाने के प्रोविजंस आपको बताने हैं। एंड इट्स वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल एज पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। अब यहां पे 2 सेक्शन लगेंगे, एक तो सेक्शन 6 लगेगा और एक सेक्शन 64 लगेगा। आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि एज पर सेक्शन 6 अगर एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर्स आर रिड्यूस बिलो 2 एंड बिजनेस इज कंटिन्यूड, हमने एलएलपी का बिजनेस कंटिन्यू कर दिया फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो अगर आपने एलएलपी का बिजनेस मोर देन 6 मंथ्स कंटिन्यू कर दिया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? लायबिलिटी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। आपको क्या बताना पड़ेगा? लायबिलिटी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, लायबिलिटी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स शैल बी अनलिमिटेड। एक तो ये पार्ट आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझाना पड़ेगा, और एक और पार्ट आप इस क्वेश्चन में समझाओगे कि एज पर सेक्शन 64 एलएलपी में भी वाउंड अप, एलएलपी में भी वाउंड अप बाय NCLT where business is carried on, where business is carried on for more than, where business is carried on for more than 6 months and number of partners are less than 2। बोलो आया? तो ये दोनों पार्ट आप एक्सप्लेन करके आओ। अब बच्चे मेरे को पूछते हैं सेक्शन 64 पूरा समझाना है क्या? नहीं बेटा, सेक्शन नंबर 64 पूरा नहीं समझाना है। सेक्शन नंबर 64 का हमें सिर्फ रेलिवेंट पार्ट समझाना है। सेक्शन नंबर 64 का हमें सिर्फ रेलिवेंट पार्ट समझाना है। उसमें 5 केसेस थे एलएलपी के वाइंडिंग अप के, हमें सिर्फ ये वाला केस समझाना है, और सेक्शन 6 तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर पूरा ही आएगा। आती है बात समझ में? बोलो यस और नो। ये हमने क्वेश्चन किया। कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन किया? May 2024 अटेम्प्ट का। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, 5 मार्क्स का आया था। इस अटेम्प्ट में एलएलपी एक्ट टोटल 10 मार्क्स का आया था अप्रोक्सीमेटली। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये अभी 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखिए,
अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला पार्ट तो पूछ रहा है एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर विसल ब्लोअर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। तो यहां पे आपको लगाना है सेक्शन 31 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। अब विसल ब्लोअर में आप क्या बताओगे? आप बोलोगे, इंग्लिश में पूरा बोल ही लेते हैं प्रोविजन, और पूरा एक्सप्लेन होगा भैया सेक्शन 31। यहां सबसे पहले तो आप बोलोगे द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी if it is satisfied that partner or employee has provided useful information during investigation or partner or employee has provided information which leads to LLP, any partner or employee being convicted। फिर आगे प्रोटेक्शन क्या समझाओगे? नो पार्टनर और एम्प्लॉय मे बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटन्ड और डिस्क्रिमिनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अंडर दिस सेक्शन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी थ्योरी है। सेकंड पार्ट भी थ्योरी है। डिस्क्राइब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग अ false statement in any return statement or other document under section 7 of LLP Act 2008। तो अगर हम किसी भी रिटर्न में या डॉक्यूमेंट में फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो एक तो लॉ ने बोला इम्प्रिजनमेंट होता है। सेक्शन बताता हूं पहले, सेक्शन नंबर तो अच्छा लिखा हुआ ही है 37 है ऑफ LLP एक्ट। तो आप LLP एक्ट का सेक्शन नंबर 37 निकालेंगे तो एक तो इम्प्रिजनमेंट होता है अप टू 2 years और एक फाइन लगता है। कितना फाइन लगेगा? लॉ बोला मिनिमम टू मिनिमम फाइन लगेगा 1 लाख रुपए का और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फाइन लगेगा 5 लाख का। बस इतना सा लिखने के 2 मार्क्स हैं। और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन के बीच में, इम्प्रिजनमेंट और फाइन के बीच में एंड लिखा हुआ है। एंड लिखा हुआ है मतलब दोनों चीजें होंगी। अब कई बार लॉ में एंड लिखा होता है, बच्चे और लिखाते हैं, या लॉ में और लिखा होता है, बच्चे एंड लिखाते हैं, तो वहां पर भी पेनल्टी के सेक्शंस में मार्क्स लूज हो जाते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट बोल दीजिए। तो यहां पर एलएलपी एक्ट के क्वेश्चंस खत्म होते हैं मई 2024 अटेम्प्ट के। कितने सेक्शंस आए थे इस अटेम्प्ट में? एक तो सेक्शन नंबर 6 लगा, एक 64 लगा, एक 31 लगा और एक 37 लगा। क्लियर है? चलिए तो फटाफट से मई 24 अटेम्प्ट हो गया। मई 24 के बाद अगला अटेम्प्ट कौन सा करेंगे? सितंबर 2024 अटेम्प्ट करेंगे और अगेन सितंबर 2024 अटेम्प्ट के एलएलपी एक्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये आ गए आप लोगों को? बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए। कुल मिला के टारगेट ये होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन पता रहे क्या आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हम साथ के साथ क्या कर पाए? अटेम्प्ट भी कर पाए। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब जो अगला अटेम्प्ट कराऊंगा उसमें अगले अटेम्प्ट में एक बहुत अच्छा एमसीक्यू आया है एलएलपी एक्ट का, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले यहां तक क्लियर है? आइए अब आप देखेंगे तो एमसीक्यू मेरे हिसाब से इस शीट में नहीं है, तो एमसीक्यू मैं अलग से ओपन कर लूंगा सितंबर 2024 अटेम्प्ट के। एमसीक्यू में अलग से ओपन कर लूंगा सितंबर 2024 अटेम्प्ट के। पर एमसीक्यू करने से पहले काम करते हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो करके खत्म करते हैं। ठीक है? करें क्या? जल्दी बताओ। यस सर, एमसीक्यू भी करेंगे, डोंट वरी, अभी एमसीक्यू भी करेंगे। पहले जो केस बेस्ड क्वेश्चन हैं इस अटेम्प्ट में, कौन से एक्ट के? एलएलपी एक्ट के, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूं, आप जल्दी से निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को निकालना है और क्वेश्चन नंबर 4 का भी बी पार्ट अपने को निकालना है। फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को निकालना है और क्वेश्चन नंबर 4 का भी कौन सा पार्ट निकालना है? बी पार्ट अपने को निकालना है। पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का
बी पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और देखो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये सोचने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये सोचने की कोशिश किया करो कि यहां पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मैसर्स स्ट्रॉन्ग, एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हम निकाल रहे हैं। आइए, ये ज्यादा बेटर है करने में। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट पढ़िए। अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है मैसर्स स्ट्रॉन्ग स्टील्स LLP was incorporated on 1st April 2010 with 10 partners। 1 अप्रैल 2010 को LLP बनाई गई कितने पार्टनर्स से? 10 पार्टनर्स के साथ। ठीक है, आपको आएगा क्वेश्चन देखते ही, कोई दिक्कत नहीं है। द LLP had very good business and made considerable profit during the past years। काफी प्रॉफिट भी कमाया। Recently due to obsolete practices Strong Steel LLP started making loss। अभी उनको लॉस हो रहा है। Also it did not file its annual return from 2021। 2021 से एनुअल रिटर्न नहीं भरी है, यानी कितने साल की? 2021, 21, 22, 23, 24 और अभी जो हमारा रनिंग ईयर है दैट इज 24, 25। मतलब 24, 25 से की रिटर्न भरी नहीं भरी देखेंगे, बाकी 3 साल तो हो ही गए, 2021, 21, 22 और 23, 24। 24, 25 तो रनिंग है ना, तो कितने साल की रिटर्न नहीं भरी बेसिकली देखा जाए तो 3 साल। भाई 24, 25 तो रनिंग है, उसकी तो रिटर्न भरने की ड्यू डेट अभी आई नहीं है। 3 पार्टनर्स डिसाइडेड दैट LLP बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। 3 पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई LLP को ट्रिब्यूनल से वाइंड अप करा लेते हैं। द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑब्जेक्टेड टू इट। रिमेनिंग पार्टनर्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 64 ऑफ LLP Act, कैन द ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर टू वाउंड अप स्ट्रॉन्ग स्टील्स लिमिटेड LLP। वो बोल रहा है कि क्या ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकती है स्ट्रॉन्ग स्टील LLP की वाइंडिंग अप के लिए? तो आंसर नो है। क्यों नहीं कर सकती? आप बोलोगे एज पर सेक्शन 64 NCLT कैन पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ओनली इफ annual return of 5 only if annual return of 5 consecutive financial years is not filed with registrar। फिर आप बोलोगे इस केस में तो सिर्फ 3 साल की एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई है, यानी 5 साल पूरे नहीं हुए। तो ये जो ऑब्जेक्शन था बोलेंगे since only annual returns for 3 years have not been filed, comma, the objection of partners is correct। पार्टनर्स का ऑब्जेक्शन करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट तो बड़ा थ्योरी पार्ट पूछा है इन्होंने। स्टेट द प्रोविजंस एंड पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो सेक्शन नंबर 35 लगेगा ऑफ LLP एक्ट 2008। और आप बोलोगे कि एवरी LLP इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर 11 within 60 days from the end of financial year together with the prescribed fees। और पेनल्टी बता दोगे कि इन केस एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड LLP and designated partners shall be liable for a penalty of ₹100 per day subject to maximum ₹1 lakh on LLP and ₹50,000 on designated partners। कर लोगे? बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। LLP एक्ट 2008 का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे।
फिर हम लोग आगे चलेंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था या नहीं समझ में आया? आप तो मुझे बस ये बता दो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। सबसे पहले तो 3 पार्टनर्स ने क्या करा था, एप्लीकेशन लगा दी थी किस चीज के लिए, कि एलएलपी को क्या कराया जाना चाहिए, वाइंड अप। और वो इसलिए वाइंड अप करा रहे थे क्योंकि एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई थी। लेकिन लॉ क्या बोल रहा था, कितने साल की एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होने पर वाइंड अप होता है, 5 साल। क्या यहाँ पे 5 साल पूरे हुए थे? नहीं हुए थे। तो क्या पार्टनर्स का ऑब्जेक्शन करेक्ट था? पार्टनर्स का ऑब्जेक्शन करेक्ट नहीं था। और बाकी एनुअल रिटर्न के तो डायरेक्ट प्रोविजंस थे, उसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, बस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यही है इस अटेम्प्ट में। डिस्क्रिप्टिव सिर्फ इसलिए ये आया क्योंकि इसमें एक बड़े मार्क्स का क्या आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ। और मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप ऐसे मत सोच के चलना कि 2 लाइन का क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन आएंगे और हम कराएंगे। एमसीक्यू भी जो आते हैं आजकल सीए के पेपर में, वो केस बेस्ड ही आते हैं, स्पेशली लॉ, ऑडिट और टैक्स के पेपर्स में। बाकी जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं वहां पे तो देखो एमसीक्यू में प्रैक्टिकल ही आना है। पर मेरा जो पेपर है उसके अंदर जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू के अंदर भी केस बेस्ड ही आएगा। ठीक है, निकालते हैं। देखो इसको बंद करते हैं एक बार। इसके अंदर एक्चुअली केस बेस्ड क्वेश्चन दे नहीं रखा था इन्होंने। ये लोग क्वेश्चन पेपर में केस बेस्ड अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन सजेस्टेड आंसर में दे देते हैं। कहां दे देते हैं? सजेस्टेड में। तो मैंने देखो सितंबर 2024 का सजेस्टेड आंसर निकाल लिया। उसके अंदर मैं कॉर्पोरेट लॉ का पेपर खोल लेता हूं, और कॉर्पोरेट लॉ का अगर मैं पेपर खोलता हूं सितंबर 2024 अटेम्प्ट का, तो इधर देखना आप, केस स्टडी 3 आई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। जब तुम एमसीक्यू वाली केस स्टडीज करो, किसके वाली? एमसीक्यू वाली केस स्टडीज करो, तो एक थंब रूल बना लो कि केस स्टडी बाद में पढ़ेंगे, पहले एमसीक्यू के क्वेश्चंस पढ़ लो, ताकि अपने को पता चल जाए क्या क्या क्वेश्चन पूछे। और कई बार तो कई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो बिना केस स्टडी पूछे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बाद में करो, पहले मोटे मोटे तौर पे केस स्टडी पढ़ लो कि क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं। जैसे पूछ रहा है, द नेम अप्लाइड फॉर हैज बीन अप्रूव बाय रजिस्ट्रार, द अप्रूव नेम शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, वो याद है रिजर्वेशन ऑफ नेम का था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आरओसी ने नेम रिजर्व कर लिया, तो आरओसी वो नेम हमारे लिए कितने महीने के लिए रिजर्व करती है? 3 मंथ्स। तो 7th का आंसर हो गया 3, 7th का आंसर हो गया सी। अब सोचो इसके लिए मुझे केस पढ़ना ही नहीं पड़ा, मुझे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा। ये कौन सा सेक्शन लगा यहाँ पे? सेक्शन 16 लगा ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। टाइम बच गया मेरा, टाइम बच गया मेरा। आगे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर इफ अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी। पूछा कौन सा कॉम्बिनेशन एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब इसके लिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन पहले याद करो एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए थे? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए थे, जो कि क्या होने चाहिए थे? इंडिविजुअल होने चाहिए थे, और प्लस एक जना क्या होना चाहिए था? रेसिडेंट। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए पहले अपन केस स्टडी पढ़ते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, 7 तो अपने को आ गया, अब 8th वाला करते हैं। अब 8th वाला करते हैं, आइए। अब इसमें कौन कौन पार्टनर है? देखो क्या बोल रहा है। वेल एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट है एस, ही रिजाइन फ्रॉम जॉब, विश टू फॉर्म अ एलएलपी, जो भी है। ही वांट टू इंक्लूड हिज क्लोज फ्रेंड्स एबीसी हु आर वेरी फेमिलियर। मतलब एस है, ए है, बी है और सी है, 4 लोग हैं अभी एलएलपी में। ऑल 3 फ्रेंड्स एक्सेप्टेड हो गए इन्विटेशन। एस वांटेड टू इंश्योर दैट ऑल 3 फ्रेंड्स आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एस वांटेड टू इंश्योर कि तीनों फ्रेंड्स क्या हो? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रिक्वेस्ट किया तीनों को, और रिक्वेस्टेड देम टू प्रोवाइड देयर डिटेल्स ऑफ स्टे इन इंडिया। उनसे पूछा तुम्हारी डिटेल बताओ, तुम इंडिया में कितने दिन रहे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ए स्टेट फॉर 170 डेज। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ए 170 डेज रहा, बी 110 डेज रहा और सी 100 डेज रहा। तो रेसिडेंट तो सिर्फ कौन हुआ? ए ही हुआ। रेसिडेंट तो कौन हुआ? ए ही हुआ। ऑल द पार्टनर्स हैड गिवन देयर कंसेंट टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। सबने कंसेंट भी दे दी, लेकिन अब इनमें रेसिडेंट सिर्फ कौन है? ए है। He applied for reservation of desired name to register and also paid prescribed fees. अब पूछ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक है। तो देखो जिसमें ए आएगा वो ठीक होगा, जिसमें ए नहीं आएगा वो गलत होगा। एटलीस्ट
वन डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें ए आ रहा है तो ये ऑप्शन वैलिड हो गया क्योंकि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गए, बल्कि तीन हो गए एबीसी, उसमें से ए रेसिडेंट है। ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, ए और सी डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गए यानी एटलीस्ट टू, उनमें से एक रेसिडेंट हो गया। ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया क्योंकि ए डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गया और ए और बी मिला के दो पार्टनर हो गए। लेकिन अब रूल ये था एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, उनमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। अब इन्होंने पूछा था कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सोचो बी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बी और सी को बना रहे हो तो एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई क्योंकि ना तो बी इंडिया का रेसिडेंट है ना सी इंडिया का रेसिडेंट है, क्योंकि दोनों ही जन इंडिया में 120 डेज के लिए प्रेजेंट नहीं है। बोलो आया? आ गया? आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया और 9, तीन ही एमसीक्यू है। और बेस्ट पार्ट क्या है, आप एमसीक्यू के मार्क्स देखोगे ना 2-2 मार्क्स के होंगे। लिखा हुआ नहीं है 2-2 मार्क्स के होंगे, ये इन्होंने सजेस्टेड आंसर में लिखा नहीं, ये एमसीक्यू 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो एलएलपी का वेटेज देखिए कितना अच्छा है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज a LLP shall file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partner। वो पूछ रहा है कि एलएलपी को कितने दिन में रजिस्ट्रार को कंसेंट फाइल करनी है कि फलाना बंदा हैज अग्रीड टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब कंसेंट कितने दिन में फाइल होती है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का सेक्शन कौन सा था? 7। देख के बताओ सेक्शन 7 में टाइम लिमिट क्या लिखी हुई है? सेक्शन 7 में टाइम लिमिट क्या लिखी हुई है देखकर बताओ। हवा में मत बोलो 30 डेज, मैं नहीं मानूंगा 30 डेज। 30 डेज, 30 डेज कहां से? ऑफिस अपॉइंटमेंट। 30 डेज तो ऑप्शन ए में भी लिखा है और बी में भी लिखा है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा क्या बोलता था, सिर्फ ये मत देखो कि टाइम पीरियड कितना है, ये भी देखो कि काउंट कहां से होने हैं। 30 डेज काउंट कहां से होने हैं? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होने। ये प्रोविजन आपको कहां लिखा मिलेगा? सेक्शन 7 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 में मिल रहा है। तो विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो 9th का आंसर हो गया बी। बोलो आया कि नहीं आया? आगे ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। तो एलएलपी एक्ट के अपने 3 क्वेश्चन अपने को करने थे एमसीक्यू के, पूरी एक केस स्टडी बन के आई, एकदम इजी सी केस स्टडी थी। अब मैंने क्या स्मार्टनेस दिखाई, मैंने केस स्टडी पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। समझ रहे हो, मैंने केस स्टडी पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिर्फ एक अटेम्प्ट का पेपर और करना है। सितंबर अटेम्प्ट हमने कर लिया, मई अटेम्प्ट हमने कर लिया, अब लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सा बचा हमारे पास करने के लिए? जनवरी 25। तो जनवरी 25 का और करेंगे, जनवरी 25 का और अपन पेपर करेंगे। ठीक है, आइए जनवरी 25 का लॉ का पेपर मैंने और आपके लिए ओपन कर लिया। ये कौन से टर्म का पेपर हो गया? जनवरी 2025, लेटेस्ट अटेम्प्ट हो गया ये तो लेटेस्ट अटेम्प्ट हो गया। आइए एलएलपी एक्ट के क्वेश्चन करने, हमें सिर्फ किस एक्ट के क्वेश्चन करने हैं? एलएलपी एक्ट के। कोई भी दूसरे एक्ट के क्वेश्चंस अभी हम नहीं फोकस कर रहे हैं, अभी हमारा फोकस सिर्फ कौन से एक्ट के क्वेश्चंस करने पर है? एलएलपी एक्ट के क्वेश्चंस करने पर है। ठीक है, आइए करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, 3+2 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3+2 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है, पढ़ते ही अपने को आ जाएगा। क्या बोल रहा है? NS & Associates LLP was formed in year 2020 and it was engaged in the business of manufacturing of plastic parts for automobiles. It constituted of Mr. Naveen and Suresh as designated partner who were responsible for obtaining contracts from various automobile manufacturer sectors across the country for supply of spare parts. ठीक है, 2 designated partner अपने को तो इतना समझना है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं बांधनी। और ये जो नवीन और सुरेश डेजिग्नेटेड पार्टनर थे,
ये एलएलपी के भी आप पे क्या लेके आते थे? कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते थे ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स के. In year 2001, an investigation was ordered by the tribunal against the LLP in connection with financial fraud worth 50,25,000 रुपए. फ्रॉड के रिस्पेक्ट में इनकी क्या बिठाई गई? फ्रॉड के रिस्पेक्ट में इनकी इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई ईयर 2021 में, और मोस्ट प्रोबेबली गिल्टी भी साबित हो जाएंगे. मोस्ट प्रोबेबली गिल्टी भी साबित हो जाएंगे. मिस्टर जे जो अकाउंट्स मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी वाज अक्यूज्ड बाय द कंप्लेनेंट एज वन ऑफ द परपिट्रेटर्स टू द फ्रॉड. मतलब जिस भी बंदे ने कंप्लेंट करी होगी, जो भी कंप्लेनेंट होगा, कंप्लेनेंट मतलब जिसने कंप्लेंट करी है, उसने ये भी अक्यूज किया कि इस फ्रॉड में जे जो कि अकाउंट्स मैनेजर और एम्प्लॉय है वो भी इन्वॉल्व है, वो भी परपिट्रेटर टू फ्रॉड है, यानी वो भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द ट्रिब्यूनल लेविड अ पेनल्टी ऑफ 1,25,000 टू बी पेड बाय जे. जे कौन था? एम्प्लॉय था, अकाउंट्स मैनेजर था, जिसने फ्रॉड करा, और उसके ऊपर क्या लगा दी? ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी लगा दी. कितनी पेनल्टी लगा दी? 1,25,000 रुपए की. ऑनेस्ट कन्विक्शन. जे अप्रोच ट्रिब्यूनल एंड प्रोवाइडेड वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर ब्लैक शीप इन्वॉल्व इन द फ्रॉड. मतलब फ्रॉड में जो और लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन दे दी. मतलब इसने सीटी बजा दी, विसल ब्लो कर दी. एडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. ट्रिब्यूनल इज कंसिडरिंग प्रोवाइडिंग सम रिलीफ. तो यही तो होता है, अगर आप विसल ब्लो करते हैं तो जिस पार्टनर या एम्प्लॉय ने विसल ब्लो करी उस पे या तो पेनल्टी रिड्यूस होती है या वेव ऑफ होती है. मुझे ये तो समझ में आ गया. सेक्शन 31 का क्वेश्चन है ऑफ विसल ब्लोइंग. While LLP is planning to suspend J, ओले जे को सस्पेंड करने का प्लानिंग कर रही है एलएलपी. बोले तूने हमारी जाके सिटी बजा दी, ले तेरे को सस्पेंड कर देंगे. लेकिन सेक्शन 31 में तो लिखा है जो पार्टनर सिटी बजाएगा उसको डिमोट, सस्पेंड, डिस्क्रिमिनेट, हरेस, ये सब नहीं करोगे. अब क्वेश्चन है 3+2 5 मार्क्स का. मतलब क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. पहला वाले पार्ट के 3 मार्क्स मिलेंगे, दूसरे वाले पार्ट के 2 मार्क्स. पढ़ते हैं अब क्या क्या पार्ट है. दोनों का कंक्लूजन अलग अलग लिखेगा. पहला, डिसाइड वेदर ट्रिब्यूनल कैन वेव ऑफ और रिड्यूस द पेनल्टी इंपोज बाय इट ऑन जे. यस. आप क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 31 कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन रिड्यूस और वेव द पेनल्टी वेयर पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन during investigation or has provided any information due to which LLP or any partner is convicted. तो अब इसने यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है, लिखा हुआ है वाइटल इंफॉर्मेशन दी है, तो अब बोलोगे सिंस मिस्टर जे हैज प्रोवाइडेड वाइटल इंफॉर्मेशन during investigation, comma, penalty can be reduced or waived by NCLT. ठीक है. दूसरा पार्ट क्या है? Can the LLP suspend J from service for commission of act of revealing the name of other accused involved in the fraud? No. आप बोलोगे सेक्शन 31 प्रोटेक्ट करता है उस पार्टनर या एम्प्लॉय को जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है. किससे प्रोटेक्ट करता है? डिस्चार्ज नहीं कर सकते उसे, डिमोट नहीं कर सकते उसे, सस्पेंड नहीं कर सकते उसे, थ्रेटन्ड नहीं कर सकते उसे, हरेस नहीं कर सकते और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. तो क्या जे को सस्पेंड कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, जे को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. आ गए 5 मार्क्स बैठे बिठाए. बहुत बढ़िया. देखते हैं कोई और कुछ केस स्टडी भी है क्या एलएलपी एक्ट की, होगी तो वो भी जरूर करेंगे. बस यही है. बोलो आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ?
अब ये हमने एलएलपी एक्ट के सोचो मई 24 अटेम्प्ट, सितंबर 24 अटेम्प्ट और जनवरी 25, इससे लेटेस्ट तो अभी कुछ है ही नहीं कि आरटीपी भी कर लिए और पास्ट पेपर्स भी कर लिए। आई होप आया होगा। और इसको करने से क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अच्छा हमने एक्ट समझा। और आपको एक हैबिट बनानी है, जब भी आप एलएलपी एक्ट पढ़ोगे, एलएलपी एक्ट पढ़ने के बाद 1x 1.5x 2x की स्पीड पे ये क्लास देख लो, क्लास ही देख लो। खुद से क्वेश्चन पढ़ने में और उसका आंसर समझने में जो टाइम जाता है वो सेव हो जाएगा, और उतने टाइम में तो पूरा क्वेश्चन अपने को एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया।